हाय एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की जो क्लास बेस्ड है द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल पे। अनसीमली टर्न इसका टाइटल है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री की पॉलिटी के हिसाब से, राजनीतिक परिवेश के हिसाब से। चुनी हुई सरकारों और जब बिना चुने हुए गवर्नर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है तो स्टेट का कितना नुकसान होता है इस आर्टिकल में आप देखेंगे। शुरू करना है अपनी क्लास को आज के क्विज के साथ में। जो भी इस आर्टिकल में आप सीखें इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे। क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस सभी क्वेश्चंस के। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, नीचे वोकैब के और लास्ट में ग्रामर के। हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलना। ट्रांसलेशन ही आपका खाली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ना। चलिए, एट द एंड ऑफ द क्लास क्विज को अपने को ट्राई देना है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी अनसीमली टर्न। अनसीमली क्या होता है भाई? देखिए, सीम मतलब दिखाई देना और इसके आगे लग गया अन। सीम तो समझते हैं ना, दिखाई देना, प्रतीत होना। अनसीमली का मतलब वो हो गया जो दिखाई देने में अच्छा नहीं है, जो इनडिसेंट है, जो अशिष्ट है, जो इनएप्रोप्रिएट है। इसके लिए एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में अनकॉमली। अनकॉमली या अनटवर्ड भी बोल सकते हैं। कह रहे जी एक ऐसा मोड आया है राजनीति में, पॉलिटी में, केरला की खास करके, जो देखने में बड़ा अनसीमली है, बड़ा इनडिसेंट है, अशिष्ट है, अभद्र है या अनकमली है। चलिए, ये वर्ड दिमाग में बिठा लेना, शायद आपके लिए नया होगा। अब देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से मोड किस प्रकार का आया भाई। कह रहे केरलाज गवर्नर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट रिजल्ट इन बेलिजेंट प्रोटेस्ट। कह रहे केरला में गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल, जिसको सेंटर नियुक्त करता है, जिसको बिना वोट डाले ही सेंटर के द्वारा चुना जाता है। इसकी कोई वोटिंग नहीं होती है गवर्नर की। और गवर्नमेंट होती है सरकार, जो वोट लेकर के मतदान के बाद चुन करके आती है। कह रहा है केरला में इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, उसको रिजल्ट इन नहीं होना चाहिए। उसका नतीजा ये नहीं निकलना चाहिए कि केरला में बेलिजेंस प्रोटेस्ट हो, ऐसे प्रोटेस्ट या एजिटेशन हो, धरने प्रदर्शन हो जो अपने आप में आक्रामक हो, बेलिजरेंट हो, एग्रेसिव हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट है आपका। शुड नॉट रिजल्ट इन इसकी वर्ब है। बेलिजेंट मैंने आपको समझा दिया। इसको बेलिकोज या एग्रेसिव या वायलेंट भी बोलते हैं, कॉम्बैटिव भी बोलते हैं। जिसमें थोड़ा सा भी हिंसा हो ना, आक्रामकता हो, एग्रेसिवनेस हो, ऐसी चीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं बेलिजुरेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये सारे जो टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं एक साथ एक शीट पे उस पर नज़र डालते हैं, ताकि 6-7 वर्ड्स शुरू में देख लोगे तो क्लास पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। और ये अपनी वोकैब शीट है आज की। बेलिजरेंट से ही शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा, है ना, ताकि आप पढ़ पाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो। चलिए, बेलिजरेंट क्या होता है भाई? अभी बताया था, हाईली एग्रेसिव। इसका एक सिनोनिम है बेलिकोज। दोनों बेल से शुरू होते हैं। बेल जो वर्ड है ये बना है बेला से, और बेला है अंग्रेजों की काली माता, ऐसा समझ लो, द गॉडेस ऑफ वॉर। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं, वर्ड कैसे बने हैं। बेला मतलब अंग्रेजों की काली माता, द गॉडेस ऑफ वॉर, वॉर की देवी। और बेलिकोज और बेलिजरेंट जो हैं दोनों इसी काली माता से बने हुए वर्ड्स हैं। इसको होस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, वायलेंट, एग्रेसिव इन वर्ड से भी बताया जा सकता है। अ बेलिजेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप्ड सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक आक्रामक भीड़ ने, जो हजारों की थी, रोक दिया काफ़ी सारी ट्रेन्स को एजिटेशन करते हुए। अगला जो वर्ड अपने आप देखेंगे आर्टिकल में वो है एक्रीमनी। सबको ये वर्ड आना चाहिए। एसएससी बैंक के एग्जाम्स के अंदर फेवरेट वर्ड है ये, है ना। हर 1-2 साल बाद आपको मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वाहट। इसको रैंकर भी बोलते हैं।
एक्रिमनी, रैंकर एक ही बात है, किसी चीज़ के लिए गुस्सा या कड़वाहट। एनिमोसिटी, बिटरनेस, रिसेंटमेंट सभी इसके सिनोनिम्स हैं। द एक्रिमनी बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है दोनों परिवारों के बीच, उसने उनको बात करने से दूर रखा है। कीप समवन फ्रॉम समथिंग का मतलब है किसी को किसी काम करने से दूर रखना। तो इस कड़वाहट ने इनको बातचीत करने से दूर रखा है, एक दूसरे से, टू ईच अदर से, कई दशकों से, डेकेड से। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा एक्रीमनी। अगला वर्ड है ग्रेचुटस, बहुत दिनों बाद आया है। आप हिंदी में बोलते हैं ना फालतू का या बेफालतू का, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ग्रेचुटस। समझे आप? उसने मुझ पर बेफालतू का इल्ज़ाम लगाया, उसने मुझे फालतू का डांटा, ऐसा आप बोलते हैं, जो अंग्रेजी में ग्रेचुटस है। इसको नीडलेस भी बोल सकते हैं, फालतू का तो नीडलेस भी हो सकता है ना। इसको अनकॉल्ड फॉर भी बोल सकते हैं या अनवारंटेड भी बोल सकते हैं। अनकॉल्ड फॉर मतलब जिस चीज़ को आपने कॉल नहीं किया है, आपने मांगा नहीं है, फिर भी आपको मिल गई, है ना। अनकॉल्ड फॉर फालतू का। अच्छा, ग्रेचुटस का एक और सिनोनिम होता है फ्री। भाई कोई चीज़ आपको फ्री में, मुफ्त में मिली है ना। आपको कहीं किसी कोई गिफ्ट मिल गया, कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसके आपको पैसे देने चाहिए थे लेकिन आपको नहीं देने पड़े, वो भी ग्रेचुटस है इस वर्ड का दूसरा मीनिंग। मोस्ट रैप सॉन्ग्स आर फुल ऑफ ग्रेचुटस वल्गैरिटी। ज़्यादातर रैप सॉन्ग्स जो हैं वल्गैरिटी से फुल हैं, और वल्गैरिटी है अनकॉल्ड फॉर या बेफालतू की। एक तो कंटेक्चुअल होती है और एक बिना बात की घुसाई हुई होती है ना, वो होती है ग्रेचुटस या अनवांटेड। और दूसरा वाला मीनिंग, वी हैव सम ग्रेचुटस टिकट्स फॉर द अपकमिंग मैच। हमारे पास कुछ बिन मांगी मुफ्त की टिकट्स हैं आने वाले मैच के लिए, ऐसी टिकट्स हैं जिनके लिए हमने पैसा नहीं दिया। चलिए वर्ड आपने डिटेल में देख लिया, आज इसका अनवारंटेड वाला सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड अपना आज का, विम्सिकल। ये वर्ड बना है विम से। विम का मतलब होता है आपका मूडीपना, जिसमें आप कभी किसी से गुस्सा हो जाते हो, कभी बहुत खुश हो जाते हो, ये आपकी विम्स है। और विम्सिकल मतलब जिसमें मूडीपना बहुत ज़्यादा हो, जो फुल ऑफ विम्स हो, फुल ऑफ मूडीनेस हो। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउडेज। यूथ जो हैं फैन हैं अजीबो गरीब मूडी फैशन के आजकल। ठीक है, विम्सिकल फैशन बहुत अजीबो गरीब टाइप का। विम्सिकल को एक्सेंट्रिक भी बोलते हैं, अजीबो गरीब को बिजार भी बोलते हैं। और मूडी वाला जो सिनोनिम है उसके लिए एक वर्ड है आर्बिट्रेरी, मनमर्जी भरा। इस वर्ड को अगर आप और अच्छे से समझना चाहें, आर्बिट्रेरी का मतलब है मन मर्जी भरा। ठीक है, वही मूडी वाली बात होगी ना। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अब इन सब वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मन मर्जी भरा यानी आर्बिट्ररी, विचित्र यानी एक्सेंट्रिक, अति विचित्र यानी बिजार, विम्सिकल यानी फुल ऑफ विम्स, लेकिन सब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, है ना। चलिए लास्ट वर्ड है अपना स्नोबॉल। कहानी आपको इसकी पता है। अगर आप किसी स्नो वाले इलाके में हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो अगर ऊपर चले जाएं आप पहाड़ वहाड़ पे, और वहाँ पे स्नो का एक छोटा सा बॉल बनाएं, यानी बर्फ़ की छोटी सी गेंद बनाएं, और उस गेंद को ऊपर से नीचे लुढ़का दें, तो उसके बहुत चांसेस हैं कि लुढ़कने के बाद वो, जब वो गेंद नीचे आएगी, तो आते आते बड़ी बर्फ़ की चट्टान बन जाएगी। नीचे आकर के वो नुकसान भी कर सकती है किसी का। समझ पाए इस बात को? तो स्नोबॉल का मतलब पता है क्या होता है? चीज़ों का आउट ऑफ हैंड हो जाना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जैसे कि वो स्नो की गेंद है, जब आप ऊपर से फेंक देते हो ना, उसके बाद वो क्या बनेगी जाकर के आपको नहीं पता। वहीं से इस वर्ड को हमने कनेक्ट किया हुआ है। द पैंडमिक हैज स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। पैंडमिक जो है उस बर्फ की गेंद की तरह गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हाथ से बाहर निकल गई है, और बदल गई है एक इंटरनेशनल डिजास्टर में, अंतर्राष्ट्रीय आपदा में। स्नोबॉल को स्पाइरल करना भी बोलते हैं। स्पाइरल की कहानी फिर किसी दिन बताएंगे, आज आप स्नोबॉल वाली कहानी पकड़ के रखें, इस वर्ड को आर्टिकल में देखने वाले हैं। हर वर्ड की कुछ ना कुछ कहानी है, कोशिश करते हैं आपको बताएं कहाँ से वो वर्ड बना है। चलिए अब आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। देखिए गवर्नमेंट जो है वो चुन करके आती है, असेंबली के वोट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के। और गवर्नर जो है सेंटर के द्वारा मनोनीत होता है, उसको चुन करके सेंटर ही भेज देता है अपने हिसाब से, यानी गवर्नर के कभी राज्यपाल के वोट्स नहीं होते। इसलिए स्टेट में राज होना चाहिए, रजीम होना चाहिए गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए सेंटर का एजेंट होना चाहिए गवर्नर। लेकिन केरला में क्या हो रहा है? केरला में गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट के फैसलों को काटने की कोशिश कर रहा है, अपनी शक्तियों को मिसयूज करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए, और इस वजह से वहाँ हो गया कॉन्फ्लिक्ट। केरला की पब्लिक ही गवर्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ग्रुप भी शामिल हैं, SFI जैसे। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए,
गवर्नर का काम है ही नहीं गवर्नमेंट की बातों को काटना, है ना। अगर हो रहा है तो इस पे एक संवैधानिक अंकुश लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बीच में पड़ सकती है, या फिर एक कानून भी बनाया जा सकता है कि गवर्नर को सरकारी कामकाज में अपनी टांग नहीं फंसानी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक जनरलाइज्ड, एक जेनेरिक जो है कानून बना करके इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। आज की टोन है एनालाइजिंग और सजेस्टिंग। एनालाइज भी कर रहा है मामले को और सजेस्ट भी कर रहा है इसके सॉल्यूशंस। पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करना आप अपने क्विज की तरफ ध्यान दें। जो चीज़ें मैं बताता जाऊंगा, बीच बीच में सिखाता जाऊंगा, लास्ट में इस क्विज पे आपको अप्लाई करते जाना है। ठीक है, कह रहा है जी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और एलडीएफ गवर्नमेंट इन केरला हैज़ टर्न्ड अनसीमली। कह रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं ना, आपसी झड़प। और किस किस के बीच भाई? गवर्नर साहब के बीच में और एलडीएफ की सरकार के बीच में। और कहाँ पे? केरला नाम के स्टेट में। ये झगड़ा बदल गया है बहुत ही अभद्र रूप में, अशिष्ट रूप में, इनडिसेंट या अनकॉमली फॉर्म में। यानी झगड़ा देखने में बड़ा खराब लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट है, हैज़ टर्न्ड इसकी वर्ब है। टर्न का मतलब होता है चेंज हो जाना। एक तो मीनिंग होता है इसका मुड़ जाना, है ना। द ट्रेन हैज़ टर्न टू दिल्ली, ट्रेन जो है मुड़ चुकी है दिल्ली की तरफ। और टर्न का दूसरा मीनिंग होता है बदल जाना किसी और फॉर्म में, है ना। ही हैज़ टर्न्ड माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन बदल के मेरा दुश्मन बन चुका है। शी हैज़ टर्न्ड माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त बन चुकी है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टर्न्ड अनसीमली, कॉन्फ्लिक्ट जो है अशिष्ट बन चुका है। एक ही वर्ड दोनों काम करता है, टर्न वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। कह रहा है जी, राजभवंस रिलेशंस विद रिजीम्स अदर देन दोस रन बाय बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी हैव बीन क्वाइट टेस्टी इन रिसेंट ईयर्स। कह रहा है राजभवन के जो रिलेशंस हैं, राजभवन मतलब जहाँ पे गवर्नर साहब का रेसिडेंस है। कह रहा है गवर्नर साहब के जो रिलेशंस हैं राजभवन के, उन रजीम्स के साथ में, उन प्रशासनों या सरकारों के साथ में जो हैं, छोड़ करके वो वाली जो रन बाय हैं, जो सरकारें चलाई जा रही हैं बीजेपी के द्वारा। तो बीजेपी के अलावा किसी और स्टेट में कोई भी सरकार हो, वहाँ के गवर्नर के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी रहे हैं टेस्टी, वो रहे हैं काफ़ी ख़राब रिसेंट ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में। टेस्टी का मतलब होता है चिढ़ाने वाले, खिजाने वाले, जो आपका इम्तिहान ले, आपका टेस्ट ले, है ना, आपको बहुत अनॉय करें। तो हर स्टेट में ऐसा ही रहा है। और कह रहा है एंड द प्रॉब्लम इज क्वाइट एक्यूट इन केरला, जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी शार्प है, एक्यूट है केरला में। समझ में आ गया सेंटेंस? तो जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं होती है, जिस भी स्टेट में, ऐसी स्टेट सब काफ़ी कम बची हैं, पर जहां भी है ऐसा, वहां पे गवर्नर के रिलेशन ऑपोजिशन वाली सरकार के साथ में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और केरला का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खराब है। रिलेशंस की वर्ब है हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रेजीम का मतलब होता है प्रशासन या गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, है ना। इसको डिस्पेंसेशन भी बोलते हैं रेजीम को। एडवांस सिनोनिम बता रहा हूँ मैं, जिसको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। सरकार का सिनोनिम है डिस्पेंसेशन। टेस्ट यानी जो आपको टेस्ट करे, जो बहुत इम्तिहान ले, बहुत सेंसिटिव, इरिटेबल या एनोइंग हो। प्रॉब्लम की वर्ब है इज। एक्यूट का मतलब होता है शार्प या क्रिटिकल। कह रहा द इशू अराइजेज फ्रॉम शार्प पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। सारा मामला जो केरला का है वो अराइज फ्रॉम करता है, निकल करके आता है बहुत ही गंभीर या शार्प राजनीतिक और वैचारिक फासलों की वजह से या डिफरेंसेस की वजह से। और ये कैसे हो रहा है भाई? ये इसलिए हो रहा है एज अपॉइंटीज इन राजभवन हैव मेड इट अ पॉइंट टू यूज देयर पोजीशन एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। क्योंकि जो भी आदमी अपॉइंट होता है राजभवन में, उन्होंने इस चीज़ को एक पॉइंट बना लिया है, इस बात को एक मुद्दा बना लिया है कि वो इस्तेमाल करेंगे अपनी पोजीशन को, अपनी गवर्नर की पोजीशन को, पद को, ओहदे को, यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे, यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट ऑफिसर के तौर पे। और साथ ही साथ कैसे? एज वेल एज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन गेटिंग असेंट टू बिल्स टू कॉज अनॉयंस टू इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। साथ ही साथ वो यूज करेंगे अपनी पावर को, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को, संवैधानिक भूमिका को ग्रांट करने में, देने में, असेंट यानी कि अग्रीमेंट, रजामंदी, बिल्स को, ताकि वो कॉज कर सकें, ताकि वो कारण बन सकें अनोयंस का, चिढ़ का, चुनी हुई सरकार के लिए। तो गवर्नर्स के पास अब ये दो है ना एजेंडा है, जहां पे गवर्नर सेंटर का अपॉइंटेड है और सरकार ऑपोजिशन की है। तो गवर्नर क्या बोलते हैं? पहले तो बोलते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हम होंगे सरकारी के, हम गवर्नर हैं और हमारे पास ये पावर होनी चाहिए।
और साथ ही साथ हमारा जो संवैधानिक रोल है उसमें हम सरकार के जो अच्छे अच्छे बिल नहीं होंगे, जो बिल जो है चुनी हुई सरकार के बिल जो है सेंटर के खिलाफ है ना, सेंटर की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, उन सारे बिल्स को हम बार बार अपनी असेंट देने से मना करेंगे, अपनी रजामंदी नहीं देंगे और सरकार को चिढ़ाएंगे, अनोय करेंगे, सरकार बार बार बिल हमारे पास भेजती रहे। तो ये काम गवर्नर्स कर रहे हैं। इशू की वर्ब है अराइजेस, अपॉइंटीज की वर्ब है हैव मेड। टू मेक इट अ पॉइंट मतलब इस चीज़ को एक पॉइंट बना लेना, मुद्दा बना लेना और इसी के ऊपर अपना एजेंडा बना के इसी चीज़ पे काम करना। अराइज फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। अराइज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, सरफेस फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, सभी का मतलब है कहीं से निकलना। फ्रॉम प्रेपोजिशन इन सभी वर्ड्स के बाद में फिक्स्ड है, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। सरफेस, विद, ओरिजिनेट बाय, एमिनेट, इनटू, ऐसा कुछ भी नहीं होता अंग्रेजी में। फ्रॉम फिक्स्ड है जो है सभी वर्ड्स के बाद। चलिए और कुछ देखने वाला है। असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, रजामंदी, सहमति, और अनॉयंस का मतलब होता है चिढ़ावट या चिढ़, इरिटेशन बोल सकते हैं इसको। कह रहे हैं साइन ऑफ राइजिंग एक्रीमनी, डिफरेंसेस ओवर अपॉइंटमेंट्स टू द सेनेट ऑफ केरला यूनिवर्सिटी हैव स्नोबॉल्ड इनटू फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट। कह रहा है जी एक साइन में, एक निशान में जो है बढ़ती हुई एक्रीमनी का, कड़वाहट का। कह रहा है कड़वाहट के एक निशान के तौर पे अगर देखा जाए तो हुआ क्या, कई डिफरेंसेस हैं, फासले हैं, मतभेद हैं जो हैं लेकर के अपॉइंटमेंट्स को, नियुक्ति को, सेनेट की केरला यूनिवर्सिटी में। सेनेट मतलब जो यूनिवर्सिटी को चलाने वाले लोग हैं, चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, है ना। कह रहे यूनिवर्सिटी जो केरला की है सरकारी, वहाँ की सेनेट के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के मतभेद जो हैं, वो सभी मतभेद जो हैं गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में स्नो बॉल कर गए हैं, इतना बड़ा रूप ले गए हैं स्नो की बॉल की तरह कि वो फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट में बदल गए हैं, बार बार होने वाले एजिटेशन में बदल चुके हैं। समझ पाए सेंटेंस को? मतभेद थे और होने भी चाहिए, मतभेद होंगे तभी आप कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, डिफरेंसेस से ही कुछ आप जो है समझ के ना चीज़ों में सुधार लाते हैं। लेकिन यहाँ पे मतभेद तो इतने बढ़ गए हैं कि फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा। एक्रीमनी आप समझते हैं, बिटरनेस को या कड़वाहट को, रैंकर को बोला जाता है। स्नोबॉल करना, स्पाइरल करना, किसी चीज़ का गेट आउट ऑफ कंट्रोल होना। कह रहे वाइल स्टूडेंट एक्टिविस्ट अक्यूज द चांसलर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ऑफ अपॉइंटिंग राइट विंग सिंपथाइजर्स टू द सेनेट, ही हैज़ बिन कंप्लेनिंग अबाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द यूनिवर्सिटीज। अब दिक्कत क्या है जी, जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, वो अक्यूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर को, यानी कि गवर्नर हैं जो कि चांसलर की कुर्सी पे भी बैठे हैं ऑटोमेटिकली। कह रहा है आरिफ मोहम्मद खान साहब जिनका नाम है, कह रहा है ये स्टूडेंट इनको, आरिफ मोहम्मद साहब को एक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ का, ऑफ लगा के बता रहा है अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का दक्षिणपंथी सिंपथाइजर्स को, ऐसे लोग जो राइट विंग जो है आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। सिंपथाइजर मतलब किसी चीज़ से सिंपथी रखते हैं या उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और कहाँ पे? यूनिवर्सिटी की सेनेट में। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि राइट विंग लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी में जानबूझ के गवर्नर के द्वारा लाया जा रहा है सेंटर के इशारों पे। वहीं पे जो आरिफ मोहम्मद खान है जो गवर्नर है, वो कंप्लेन कर रहे हैं इस बारे में। और किस बारे में अबाउट लगा के बता रहा है? सियासी इंटरफेरेंस के बारे में, पॉलिटिकल दखल अंदाजी के जो है बारे में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो दोनों की अपनी अपनी कंप्लेंट्स है। एक्टिविस्ट की वर्ब है एक्यूज, ही आया है गवर्नर साहब के लिए, वर्ब है हैज़ बीन कंप्लेनिंग, पीपीसी लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो पहले भी कंप्लेन कर रहे थे, वो आज भी कंप्लेन कर रहे हैं। एक्टिविटी जो है पास्ट में भी कंटिन्यू थी और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। अच्छा, सिंपथाइजर वो आदमी होता है जो किसी चीज़ के लिए सिंपथी रखता है या किसी चीज़ के लिए सपोर्ट रखता है। समझ पाए आप इस बात को? एडवोकेट, सपोर्टर, वेल विशर, है ना, किसी चीज़ की पैरवी करने वाला। इंटरफेरेंस होती है दखल अंदाजी या इंटरवेंशन, किसी चीज़ के बीच में अपनी टांग फंसाना। कंप्लेन के बाद में आप कभी कभी अबाउट देखेंगे, कभी कभी ऑफ देखेंगे, कभी कभी अगेंस्ट देखेंगे। मैं दिखा देता हूँ। ऑफ लगा करके कंप्लेन के बारे में आप जब भी लिखते हैं कंप्लेन के बाद ऑफ, इसका मतलब होता है किसी फिजिकल डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करना। जनरली ऑफ जो है ज़्यादा फॉर्मल है अबाउट के मुकाबले, ऑफ को ही इस्तेमाल करें, अबाउट को कम यूज़ करें। अबाउट यूज़ होता है, गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कंप्लेन के साथ में ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट के मामले में तो ऑफ का ही इस्तेमाल करना है। जैसे आपको जैसे आपको सर में दर्द की कंप्लेन है, आप डॉक्टर के पास गए,
यू कंप्लेन द डॉक्टर ऑफ हेडेक। शी कंप्लेन्ड ऑफ ए चेस्ट पेन। आई बात समझ में? फिजिकल डिस्कम्फर्ट की जब कंप्लेन करते हैं तब तो ऑफ लगाना ही है। बाकी चीज़ों के लिए भी ऑफ लगा सकते हैं, ज़्यादा प्रेफर यही होगा। अबाउट जो है कम प्रेफर्ड होता है। फिर अगेंस्ट क्या होता है? किसी चीज़ के खिलाफ कंप्लेन करना। आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन की तो यू कंप्लेन अबाउट में नहीं होगा, यू कंप्लेन ऑफ में नहीं होगा, यू कंप्लेन अगेंस्ट में। समझ गए? तीनों प्रेपोजिशन को अपनी अपनी जगह पे यूज करना सीखें। अच्छा, और कुछ देखने वाला इसमें है? अक्यूज के बारे बाद में हमेशा जिस भी चीज़ के लिए आप अक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऑफ लगा के बताएं। अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, अक्यूज्ड मी ऑफ मर्डर, अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। समझ गए ना? जिस भी चीज़ के लिए आपको बताना है, ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। अब यहाँ पे एक ब्रेक लो। चार्ज, ब्लेम, कॉन्विक्ट, एक्विट, एक्सोनरेट, इन सभी वर्ड्स के बाद में जो प्रेपोजिशन लगती है उनको निकालने की कोशिश करो। सब बच्चों को आनी चाहिए, इसलिए आपको मौका दे रहा हूं, खुद से एक ट्राई दो। मैं लिख दूंगा, फिर आप मैच कर लेना। अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब भी आरोप लगाना। लेकिन चार्ज के बाद में लगता है विद, और ब्लेम के बाद में लगता है फॉर। तीनों की अपनी अपनी प्रेपोजिशन है, तीनों से ही आरोप लगेगा किसी पे, लेकिन तीनों को अपनी अपनी प्रेपोजिशन के साथ में यूज करना है। अक्यूज समवन ऑफ मर्डर, चार्ज समवन विद मर्डर, ब्लेम समवन फॉर मर्डर, है ना? कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी की दोष सिद्धि होना, किसी आरोप में किसी चीज का, किसी इंसान का प्रूव हो जाना कि उसने काम किया है। इसके बाद में अगेन ऑफ लगेगा, कॉन्विक्टेड ऑफ मर्डर, है ना? एक्विट का मतलब होता है सजा बरी होना, यानी बाइज्जत बरी होना, आपका इनोसेंट प्रूव होना किसी क्राइम से। इसके बाद में भी ऑफ लगता है। आई वॉज एक्विटेड ऑफ मर्डर, मुझे मर्डर के चार्ज से एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक्सोनरेट भी एक्विट का सिनोनिम है, इसके बाद में ऑफ लगता है, लेकिन फ्रॉम भी लगता है और ज़्यादा प्रिफर्ड है। ठीक है? एक्सोनरेट के बाद में फ्रॉम लगता है और ज़्यादा प्रिफर्ड है। लिख देता हूँ यहाँ पे ऑफ एंड फ्रॉम। फ्रॉम को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एक्सोनरेट के बाद। चलिए, आज के क्विज में आपसे पूछे हुए हैं, ये जहाँ पूछे गए हैं इनको सही से आंसर करना। बड़े आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका आप। बहुत ही प्यारी टेबल है ये फिक्स प्रेपोजिशन की। आगे कह रहा है जी, कह रहा है हाँ, इन द लेटेस्ट इंसिडेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट सॉ ड्रामेटिक सीन्स एज एक्टिविस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसएफआई पुट अप पोस्टर्स अगेंस्ट द गवर्नर चांसलर। कह रहा है लेटेस्ट इंसिडेंट में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट है उसने देखा। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट और यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एक ही बात है, ऐसा समझ लो। तो कैलिकट यूनिवर्सिटी ने देखा ड्रामेटिक सीन्स को, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा भरे सीन्स को, जैसे ही एक्टिविस्ट जो थे एसएफआई नाम की स्टूडेंट यूनियन के, उन्होंने पोस्टर्स खड़े कर दिए, पुटअप कर दिए। पुटअप करना यानी किसी चीज़ को सबके सामने खड़ा करना, दिखाने के लिए, डिस्प्ले या शोकेस करने के लिए। तो इन्होंने पोस्टर जो है, बैनर जो है, पुटअप कर दिए। आरिफ मोहम्मद साहब जो है, गवर्नर और चांसलर दोनों जो हैं केरला में। ठीक है? तो ये इस इंसिडेंट में हो रहा है, गवर्नर के खिलाफ पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट की वर्ब है सॉ, ड्रामेटिक मतलब रेडिकल, फुल ऑफ ड्रामा। एक्टिविस्ट की वर्ब है पुटअप। पुटअप अ बैनर, पुटअप अ पोस्टर, किसी चीज को सबके सामने दिखाने के लिए खड़ा करना। द गवर्नर हैज अक्यूज्ड चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन एंड द स्टेट पुलिस ऑफ बीइंग बिहाइंड द पोस्टर कैंपेन अगेंस्ट हिम। और गवर्नर साहब अक्यूज कर रहे हैं सीएम को और स्टेट की पुलिस को, और किस चीज के लिए? देखो अगेन, अक्यूज के बाद में ऑफ लगा के बताया जा रहा है। ये अक्यूज कर रहे हैं पीछे होने के लिए, बीइंग बिहाइंड होने के लिए, इस पोस्टर कैंपेन के, पूरे मामले के पोस्टर वाले जो उनके खिलाफ चल रहा है। गवर्नर की वर्ब है हैज अक्यूज्ड। और क्या हुआ? कह रहे सम डेज अगो एसएफआई एक्टिविस्ट ब्लॉक्ड मिस्टर खान्स कार रिजल्टिंग इन सम अरेस्ट। कह रहे कुछ दिन पहले एसएफआई के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ब्लॉक भी कर लिया था आरिफ मोहम्मद साहब की कार को, रिजल्ट इन होते हुए नतीजन कुछ अरेस्ट के, कुछ गिरफ्तारियों के। तो केरला में गवर्नर का जीना मुश्किल किया जा रहा है, और गवर्नर के द्वारा वहाँ की सरकार का जीना मुश्किल किया जा रहा है, अगर आप इस पूरे आर्टिकल को समराइज करने की कोशिश करें। ठीक है? गवर्नर एजेंट है सेंटर का, सरकार जो है चुन करके आई है लोगों से। कह रहे रीसेंट कोर्ट जजमेंट्स हैव अंडरस्कोर्ड दैट इलेक्टेड regime शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय इलेक्टेड गवर्नर्स। अब इस पूरे मामले की लीगल स्टैंडिंग देखेंगे, कौन सही है। कह रहे रिसेंट कुछ कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम और हाई कोर्ट से,
जिन्होंने इस बात पे जोर दिया है, अंडरस्कोर या हाईलाइट किया है इस बात को कि चुने हुए जो रिजीम्स हैं, जो सरकारें हैं, इलेक्टेड रिजीम्स हैं, वो बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं होने चाहिए, उनको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं बनाया जाना चाहिए अनइलेक्टेड गवर्नर्स के द्वारा, ऐसे राज्यपालों के द्वारा जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता, जिनके चुनाव नहीं होते हैं, जो सिर्फ सेंटर से सीधे सीधे चुन करके रख दिए जाते हैं। तो चुनी हुई सरकार के कामकाज को गवर्नर बिल्कुल भी खराब ना करें, सरकार की शक्तियों को अंडरमाइन ना करें, ऐसा सुप्रीम और हाई कोर्ट्स का मानना होता है। जजमेंट्स की वर्ब है हैव अंडरस्कोर्ड, रिजीम्स की वर्ब है शुड नॉट बी अंडरमाइंड। अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, अंडरमाइन करना, किसी को कमज़ोर बनाना, वीकन करना, डेबिलिटेट करना, है ना, किसी को क्रिपल करना, होलो आउट करना, ये सारे जो है अंडरमाइन के सिनोनिम्स हैं। कह रहा है जी सच वर्डिक्ट्स हैव ड्रॉन पब्लिक अटेंशन टू द पार्टीशन रोल प्लेड बाय गवर्नर्स टू स्टाइमी गवर्नेंस इन स्टेट्स। कह रहा है ये जो वर्डिक्ट्स कोर्ट्स के आए हैं, इन वर्डिक्ट्स ने ड्रॉ किया है पब्लिक के अटेंशन को, लोगों के ध्यान को, और किस तरफ? उस एक तरफा रोल की तरफ, उस डिस्क्रिमिनेटरी भूमिका की तरफ, भेदभाव वाली भूमिका की तरफ, जो प्ले की जा रही है कुछ गवर्नर्स के द्वारा स्टाइमी करने के लिए, खराब करने के लिए गवर्नेंस को, प्रशासन को, स्टेट्स में, राज्यों में। और कौन से राज्यों में भाई? हर एक राज्य में नहीं, उन राज्यों में जो नॉट रन बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर हैं, वो राज्य है जो कि सेंटर में जो पार्टी रूल कर रही है उसके द्वारा किसी स्टेट में रन नहीं कर रहे हैं, नहीं किए जा रहे। तो मतलब हर उस स्टेट में जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे लोगों ने देखा है कि गवर्नर जो है भेदभाव भरा हो जाता है, और वहाँ की सरकार के प्रशासन को, गवर्नेंस को स्टाइमी या रोकने की कोशिश करता है, हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। वर्डिक्ट्स की वो है हैव ड्रॉन, ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, लोगों के ध्यान को खींचना। पार्टीशन यानी एक तरफा, डिस्क्रिमिनेटरी। स्टाइमी आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, किसी चीज़ को खराब करने के लिए। कह रहा है इन अ रीसेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट असाइड अ रीअपॉइंटमेंट गिवन टू अ वाइस चांसलर इन कन्नूर यूनिवर्सिटी। कह रहा है एक रीसेंट रूलिंग में, एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड वर्ड आपने देखा हुआ ना बहुत बार, किसी पुराने मामले को, पुराने फैसले को कैंसिल कर देना, है ना, उसकी जगह नया फैसला ले आना। तो इन्होंने पुराने एक फैसले को कैंसिल कर दिया जो था रीअपॉइंटमेंट का, फिर से नियुक्ति का, जो दी गई थी एक वाइस चांसलर को कन्नौर यूनिवर्सिटी में। वाइस चांसलर कौन होंगे? गवर्नर ही होंगे। और कह रहा है किस आधार पे? ऑन द ग्राउंड, इस आधार पे दैट देयर वॉज अनवारंटेड इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। आधार ये था कि बिना बात का इंटरफेरेंस हो रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है सेट असाइड। अच्छा, इंटरफेरेंस की वर्ब है वॉज। अनवारंटेड मतलब बिना बात का, बेफालतू का, जो आपने मांगा नहीं है। अनकॉल्ड फॉर है, नीडलेस है, ग्रेचुइटस है। ग्रेचुइटस वर्ड आप देख चुके हो ना ऑलरेडी, इसका सिनोनिम है अनवारंटेड का। फिर क्या हुआ? कह रहा है जी गिवन दैट चांसलर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली देयर इज मच स्कोप फॉर ए क्लैश विद द गवर्नमेंट। कह रहा है जी देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, कि चांसलर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो एक्ट करें इंडिपेंडेंटली, वो अपना काम करें बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी स्कोप होता है, गुंजाइश होती है झगड़े की उनकी सरकारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ। चांसलर्स की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस में। स्कोप की वर्ब है इज। स्कोप की मतलब होता है गुंजाइश या किसी चीज़ के लिए, समझ गए ना? दायरा भी बोलते हैं और गुंजाइश भी बोलते हैं। यहाँ पे गुंजाइश वाला मीनिंग जो है स्कोप का आ रहा है। गिवन दैट का मतलब होता है इस चीज़ को देखते हुए। गिवन दैट और गिवन में कुछ फर्क नहीं है। गिवन एक प्रेपोजिशन है और गिवन दैट एक कंजंक्शन है, दोनों का मतलब है देखते हुए। जब प्रेपोजिशन की ज़रूरत हो, खाली एक ऑब्जेक्ट हो, तो गिवन का इस्तेमाल करें। जब आपको कंजंक्शन की ज़रूरत हो, सब्जेक्ट वर्ब का आपके पास पेयर हो, तो गिवन दैट का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको यूज़ भी करके दिखा देता हूँ, दोनों को एक ही तरह का सेंटेंस है, दोनों अलग अलग यूज़ होंगे। गिवन या गिवन दैट द सीवियर थंडरस्टॉर्म मोस्ट फ्लाइट्स वुड बी डिलेड। देखते हुए बहुत ख़राब थंडरस्टॉर्म को, तूफान को, ज़्यादातर फ्लाइट्स जो हैं डिले होने वाली हैं। कंसीडर करते हुए इस तूफान को अगर हम समझें तो फ्लाइट्स का डिले होना तय है। अब मुझे बताओ, सीवियर थंडरस्टॉर्म, क्या इसके अंदर आपको कोई सब्जेक्ट वर्ब दिखाई दे रहा है? कॉमा से पहले पहले जो ये पूरा लिखा हुआ है फ्रेज, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या आपको दिख रहा है? नहीं है इसमें। द आर्टिकल है, सीवियर एक एडजेक्टिव है, थंडरस्टॉर्म एक नाउन है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यानी कि क्लोज नहीं रखा हुआ।
खाली एक ऑब्जेक्ट है तो आप प्रेपोजिशन गिवन का इस्तेमाल करेंगे और यहां लिखेंगे गिवन द सीवियर थंडरस्टॉर्म। समझ गए? लेकिन अगला सेंटेंस देखो, गिवन या गिवन दैट द थंडरस्टॉर्म वाज सीवियर इन नेचर मोस्ट फ्लाइट्स वुड बी डिलेड। देखते हुए इस चीज को कि थंडरस्टॉर्म जो है बहुत खराब था अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में, ज्यादातर फ्लाइट्स डिलेड होंगी। अब यहां पे आप जो देख रहे हो इस कोमा से पहले पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिल जाएगा। थंडरस्टॉर्म सब्जेक्ट है और वॉज इसकी वर्ब है। जब भी ऐसा केस बने आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल जाए, क्लोज मिल जाए, तो उस केस में आपको गिवन दैट का इस्तेमाल करना है। मीनिंग सेंटेंस का वही है, देखते हुए, है ना, देखते हुए। चलिए, मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं होगी। दोनों वर्ड्स एक ही तरह का काम करते हैं, दोनों की प्रकृति या नेचर अलग है। आज के क्विज में इन दोनों वर्ड्स को आपसे पूछा हुआ है। कह रहे जी, हाउ एवर रिस्पॉन्डिंग टू सच सिचुएशंस थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल। कह रहे लेकिन फिर भी रिस्पॉन्ड करना ऐसी सिचुएशंस को ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट के जरिए, ऐसे प्रदर्शनों के जरिए जो आप सोच समझ के ऑर्गेनाइज करके बुलाते हो, वो भी एडवाइजेबल नहीं है, वो भी सही नहीं है। स्टूडेंट्स को भी इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए। रिस्पॉन्डिंग जीरेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बना हुआ है और सब्जेक्ट जब भी जीरेंट बनता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। रिस्पॉन्ड के बाद में हमेशा टू लगा के बताएं जिस भी चीज के सामने आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिस्पॉन्ड टू समथिंग, है ना। Chief ministers should instruct their supporters to avoid street protest that turn belligerent। कह रहा केरला के सीएम जो है पिनराई विजयन, इनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को, कि वो अवॉइड करें स्ट्रीट प्रोटेस्ट को, गली मोहल्ले में प्रदर्शनों को, और ऐसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो बदल जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, जो बेलिजरेंट या बेलिकोज हो जाते हैं। सीएम के लिए यहाँ पे एक सजेशन है, सीएम की वर्ब है शुड इंस्ट्रक्ट, और प्रोटेस्ट के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है टर्न। टर्न का मतलब होता है चेंज हो जाना, बदल जाना। बेलिजरेंट, बेलिकोज सब बने हैं बेला से, बेला यानी गॉडेस ऑफ वॉर। कह जी, वन वे टू रिजॉल्व द इशू इज बाय लेजिस्लेशन, ईदर रिमूविंग गवर्नर्स एज चांसलर्स और ट्रांसफरिंग द चांसलर्स पावर्स टू एनी अदर अथॉरिटी। कह रहा है इसका एक और तरीका भी है संवैधानिक तौर पे इस झगड़े को सुलझाने का। वो ये है, एक तरीका रिजॉल्व करने का इस इश्यू को, कि आप इसको लेजिस्लेशन के थ्रू करें, कानून के थ्रू करें। कह रहा कैसे? या तो रिमूव कर दें गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से, और या फिर ट्रांसफर कर दें चांसलर्स की पावर को किसी और अथॉरिटी में। या तो बोल दें गवर्नर चांसलर नहीं बनेगा, चांसलर कोई और बनेगा। या फिर वही बात है, चांसलर को जिसको बनाना है उसका नाम बता दें, गवर्नर की जगह उस आदमी को रिप्लेस कर दें। भाई गवर्नर की जगह पे डेप्यूटी सीएम जो है चांसलर बनेगा, है ना। या फिर कहीं किसी जो है विद्वान को, स्कॉलर को चांसलर बनाया जाएगा। इस तरह से आप कुछ बनाएं कानून, ताकि ये झगड़ा खत्म हो। वे की वर्ब है इस, वे सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून निर्माण, कानून को इनेक्ट करना। कह रहे जी, हाउएवर बिल्स कंटेनिंग सच चेंजेस आर नॉट लाइकली टू गेट द गवर्नर्स असेंट। कह रहे लेकिन समस्या वही है, ऐसा अगर बिल आप लाओगे, कानून आप लाओगे जो ऐसे बदलावों को रखता होगा, वो भी लाइकली नहीं है, संभावित नहीं है कि उसको गवर्नर की असेंट मिले। गवर्नर अपनी ही शक्तियों को कम करने वाले कानून को हो सकता है मना बोल दे पास करने से। बिल को गवर्नर से तो पास करवाना ही पड़ेगा ना, भेजना तो पड़ेगा एक बार। तो बिल्स के लिए गवर्नर की वर्ब है आर। कह रहा है दिस डज मेक लीगल रिड्रेस डिफिकल्ट फॉर दोस अग्रीव्ड बाय व्हाट दे डीम टू बी आर्बिट्ररी यूज ऑफ चांसलर्स पावर्स। कह रहा है ये जो सारी सिचुएशन है, ये बना देती है लीगल रिड्रेस को। रिड्रेस का मतलब होता है जी रेमेडी, किसी चीज़ का रिड्रेसल या इलाज। लीगल का मतलब है कानून, कानूनी। ये सारा जो सिचुएशन है ऊपर आपको बताया कि गवर्नर को हटाना चाहिए, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए गवर्नर का साइन कैसे लोगे। ये सारी जो सिचुएशन है ना, लीगल सॉल्यूशन को बड़ा मुश्किल बना देती है उन लोगों के लिए जो अग्रीव्ड हैं, परेशान हैं, हर्ट हैं, इंजर्ड हैं, दुखी हैं उस चीज़ से, बाय व्हाट, उस चीज़ से जिसे वो डीम करते हैं, मानते हैं, देखते हैं मनमाने यूज़ के तौर पे, आर्बिट्रेरी इस्तेमाल के तौर पे चांसलर की पावर्स का। तो जो लोग ये कहते हैं कि चांसलर गलत तरीके से अपनी पावर्स यूज़ कर रहा है, अपने आप को शिकार बताते हैं चांसलर का, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है लीगल तौर पे इस रिड्रेस को ऊपर जो बताया गया उसको लेकर के आना। दिस की वर्ब है डज मेक। डज यहाँ पे एम्फेटिक वर्ब है, यहाँ पे मेक्स लिख करके भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन डज लगा करके इस मेक वर्ब पे एडिशनल एम्फेसिस दिया गया है। ये ऑप्शनल होता है, आप इसको लगाएं या ना लगाएं आपकी इच्छा होती है, ठीक है। एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑप्शनल इस्तेमाल इसका किया जाता है मेन वर्ब पे जोर देने के लिए।
दे की वर्ब है डीम, अग्रीव्ड यानी दुखी, परेशान, हर्ट, आर्बिट्रेरी, विम्सिकल, मनमाना, रिड्रेस यानी सॉल्यूशन। Correct may be time to think of a long-term solution in the form of a statutory provision on governors being chancellors of state universities। कह रहा हो सकता है इस चीज़ का भी वक्त आ गया हो कि आप थिंक करें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को, और किस फॉर्म में? कानूनी प्रोहिबिशन के तौर पे, स्टैट्यूटरी रोक के तौर पे। प्रोहिबिशन यानी रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज़ पे रोक। स्टैट्यूटरी यानी जो स्टैट्यूट से, कानून से, लेजिस्लेशन से बना है। तो कानूनी रोक भी लगा सकें इस सॉल्यूशन के तौर पे जो गवर्नर्स पे होगी चांसलर्स बनने पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। तो स्टेट में कानून आएगा, इससे अच्छा क्या सेंटर में पार्लियामेंट में ये कानून बन जाए कि गवर्नर चांसलर नहीं बन सकता, है ना, ये कानून भी बनाया जा सकता है। इट की वर्ब है मे बी। कह रहे जी द पंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस हैड रिकमेंडेड एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ बर्डनिंग गवर्नर्स विद द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी चांसलर। कह रहा है इस पर एक कमीशन भी आ चुकी है, पंछी कमीशन। इस कमीशन ने जो थी सेंटर स्टेट के रिलेशंस पे, इसने रेकमेंड भी किया था कि अंत कर दिया जाए इस प्रैक्टिस का, इस प्रथा का, जो है बर्डन करने का गवर्नर्स को, बोझा डालने का गवर्नर्स के ऊपर, इस रोल का, इस भूमिका का यूनिवर्सिटी के चांसलर का। तो ये कमीशन तो ऑलरेडी कह चुकी है कि गवर्नर को चांसलर से हटा देना चाहिए, उनका काम चांसलर बनने का नहीं है। कमीशन की वर्ब है हैड रिकमेंडेड। रिकमेंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में कोई और वर्ब लेगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म के तौर पे, ठीक है। कंसीडर, अवॉइड, रेकमेंड, स्टॉप, ऐसी कई सारी वर्ब्स आपको करवाई गई हैं। रिपोर्ट, इमेजिन, जिनके बाद में अगर कोई और वर्ब आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। आज ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं करवा रहे क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको करवाया गया था। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, बहुत मुश्किल नहीं था आज का आर्टिकल। अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें पैसेज के, तो क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, संभावित परिणाम हो सकते हैं अगर स्टेट गवर्नर्स जो हैं जारी रहते हैं यूनिवर्सिटी चांसलर बने रहना बहुत सारी डिस्क्रिशनरी या आर्बिट्रेरी या मनमानी पावर्स के साथ। अगर इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिखाई देते हैं, आपसे पूछा है ना। तो क्या होगा भाई, अगर गवर्नर चांसलर बना रहेगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट की अथॉरिटी को इरोजन हो जाएगा, उसकी अथॉरिटी पावर जो है कम हो जाएगी, या एकेडमिक फ्रीडम जो है बहुत बढ़ेगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या स्ट्रेंथन होंगे फेडरल स्टेट रिलेशन, राज्य और केंद्र के रिश्ते और मजबूत होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स लेवल का। मीनिंग मेरे ख्याल निकालते ही आंसर आपको पता लग गया होगा। मेरा आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से आप मैच करें। सेकंड पे आ जाओ। कह रहे जी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा जो पैसे सजेस्ट भी करता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट्स को। क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पैसेज में बताया गया है? इंक्रीज कर दें गवर्नर्स की पावर्स को और बढ़ा दें, लेजिस्लेटिव चेंजेस ले आएं जिससे गवर्नर के पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन हो, बहुत सारे एजिटेशन हो ताकि गवर्नर साहब को पता लगे कि वो गलत कर रहे हैं, या फिर गवर्नर्स की इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट हो जाए यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में, हर मामले में यूनिवर्सिटी के गवर्नर से पूछा जाए। चारों में से क्या करें, क्या सोल्यूशन लाएं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए? बहुत ईजी है ये भी, बस ये पढ़ने वाले, जिसने पढ़ने में आलस किया उसके लिए मुश्किल है, जिसने पढ़ लिया मीनिंग निकाल लिया बड़ा आसान है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है, आप पहले अपना आंसर कर लो चूज, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे सबसे पहला पिंड कमेंट है, उसमें आपको आंसर मिलेगा। अब ये मैच द कॉलम करने हैं, मेरे ख्याल कर लोगे। बेलिजरेंट, बेला, बेलिकोस, नीडलेस, रैनकर, एक्सेंट्रिक, विम्सिकल, एक्रीमनी, रैनकर, सारे वर्ड्स आप देख चुके हैं, आपस में मैच करना है इनको। हो सकता है एक्रीमनी से आप रैनकर को मैच कर दें, बेलिजरेंट से स्नोबॉल को कर दें, है ना, नीडलेस से आप एक्सेंट्रिक को कर दें। तो ये बहुत ईजी सेक्शन है, मेरे ख्याल मज़ा आएगा करने में आपको, ठीक है। आंसर तो मैच कर ही लोगे आप बाद में कमेंट सेक्शन में से। यहाँ पे आपको कोलोकेशन फ्रेज पूछे हुए हैं, कन्विक्ट के साथ में कौन सी प्रपोजिशन लगती है, आर्बिट्रेरी वर्ड के साथ में इनमें से कौन सा वर्ड फिट होता है, आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी कॉन्फ्लिक्ट या आर्बिट्रेरी ऑपोजिशन, और ग्रेचुटस वर्ड जो है इसके साथ में इन तीनों में से कौन सा वर्ड फिट होगा। ये जो फिट होने वाले वर्ड हैं बहुत काम आते हैं क्लोज टेस्ट के दौरान, खास करके फिलर्स के दौरान, जरूर से इनको ट्राई देना, है ना, और चूज करके बताओ आपके लिए, आपके हिसाब से फिट होने वाला वर्ड कौन सा है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर मिल सकती है गिवन वर्ड या इसके आसपास या इसकी वजह से, दूसरी एरर मिल सकती है कंप्लेन वर्ब के आसपास या इसकी वजह से, और तीसरी एरर आपको मिल सकती है अक्यूज वर्ब के आसपास या इसकी वजह से।
फर्स्ट कमेंट में आंसर है आउट ऑफ 13 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना। कुछ क्वेरी सजेशन हो वो भी कमेंट्स में डाला करो। कोशिश करते हैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाए और रिस्पॉन्ड किया जाए। नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। एक लाइक और एक शेयर देंगे तो इसको रीच मिलेगी। अंटिल देन साइनिंग।